जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 26। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कौन है? झील, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। खेत मानव निर्मित है, बांध भी मानव निर्मित है और पार्क भी मानव निर्मित है। ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पूछता है, इसके अनुसार हो जाएगा झील। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन हो? स्वपोषी मतलब वह जो स्वयं का पोषण कर सके, तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं पादप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? पराबैंगनी किरण है वो किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? वो त्वचा कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? CO जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सर्वोत्तम है? तो कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सर्वोत्तम है? सौर सेल, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, नहीं बताना है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यही सत्य नहीं है। ठीक है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, सही है। जैव ईंधन परिस्थिति अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही है। यानी सत्य नहीं है कौन सा? जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो किस भाग में? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, जिबूती आता है, लेकिन बरमूडा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था, 1983। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? कर्मचारी राज्य बीमा की योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता था? तो सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि तृतीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सरकार को लाभ होता है, उसे ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो मापा जाता है स्थिर दाम पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? एविल ऑफ ऑल एविल, धन के निष्कासन को एविल ऑफ ऑल एविल कौन कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय किसी मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस में सुनिश्चित किया गया है, ये बताइए। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? मुझे अनुच्छेद आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? किसको है? तो यह अधिकार है महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2006 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन था? यह है 84वां संविधान संशोधन। 2006 नहीं, ये क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया, 2026 तक, तो 84वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 53।
क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन पढ़ने पे पता चलेगा। तो है संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों की अनुसमर्थन द्वारा। नहीं, संसद की साधारण बहुमत द्वारा। हाँ, संसद की साधारण बहुमत द्वारा भी हम एक नया राज्य सृजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है BR मेहता को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? ये देन है फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 26, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैं कितने बार, कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था उड़ीसा में? तो ये करवाए थे राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मैंने पिछले ही कुछ 2-3 वीडियो पहले बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि सबसे बड़ा साम्राज्य सल्तनत काल में किसका था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? गैर मुसलमान से जो धार्मिक कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे जजिया। क्वेश्चन नंबर 29, शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो शाहजहाँ के शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे ये बताना है। तो इसमें कौन आए थे? वर्नियर नहीं, ट्रेविनियर नहीं, मनुची नहीं, बारबोसा जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया जाता है? हाथियों का शिकारी के रूप में कौन से शासक का उल्लेख किया जाता है? तो ये किया जाता है देवराय द्वितीय को, क्योंकि इन्हें हाथी का शिकार करना पसंद था, इसलिए इन्हें राजबेटकर भी कहा जाता है। किनको? देवराय द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 31, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मैं अभिलेख वाला जब पॉइंट बता रहा था उसमें बताया था रुद्रदामन से गिरनार अभिलेख संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है, क्या है सबसे पुराना संप्रदाय? पाशुपत। क्वेश्चन नंबर 33, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, ये कथन किसका है? ये कथन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बोला था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन पूछ रहा है तो कौन सा था? ये था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 37, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मैं 2-3-4 सेट पहले ही बताया हूँ कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। बस मुझे लगता है कि सेट नंबर 20 या 21 सेट में मैं बताया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में मिथाइल एल्कोहल भी रहता है, लेकिन आंसर होगा इसका इथाइल एल्कोहल ही, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है?
कौन सा कोयला हो जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है? इसमें तो ब्रिटेन ही नहीं है नाफ्टा का, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? कौन सा रसायन है? तो वो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, ये दोनों मिलाकर जो है ब्लड बैंक यानी जो भी रक्तदान करते हैं वो जो पाउच होता है वो 350 ग्राम का होता है, ठीक है। लेकिन उसमें पहले से 100 ग्राम के लगभग में ये जो है सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो ये रखा रहता है, मतलब पहले से उस पाउच में रखा रहता है और 250 ग्राम के लगभग आपसे लिया जाता है ब्लड एक पाउच में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया इसका आंसर, लेकिन इसमें वो ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जब दूरदृष्टि दोष हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है बताइए? तो ये बनता है रेटिना के पीछे। तो दूरदृष्टि दोष अगर हो तो कौन सा लेंस का हम लोग यूज करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कौन सी लेंस का हम यूज करते हैं दूरदृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है भू स्थिर उपग्रह के बारे में? यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, बिल्कुल गलत। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, बिल्कुल गलत है। यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, हाँ ये सही है। जहाँ पे इन्हें स्थित किया जाता है, जो भी उपग्रह को जहाँ पे स्थित किया जाता है वहाँ पे ये घूमते रहता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। एक समान डैश से चलती है यानी मतलब बताना है कि एक समान किस चीज़ से चलती है जिससे उसकी वृत्तीय गति समान रहेगी, तो वो चलेगी अगर एक समान चाल से तब। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब बनाया जाए तो कैसा होता है? वो होता है पार्श्व एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाँ एक क्वेश्चन मैं और पूछ देता हूँ इसमें, जो है हम लोग जब बाल कटाने के लिए सैलून जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा दर्पण लगा होता है, आप मुझे बताइएगा। समतल दर्पण या कौन सी दर्पण लगी होती है वो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 49 है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए? तो जल विद्युत का उत्पादन जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और बस सिर्फ ये दोनों पे काम करता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में करता है ये बताना है। तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में करता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए गए उसके बारे में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाए, कौन बना था प्रथम पुर्तगाली वायसराय? तो वो थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा। दूसरा है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ही, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा जीत लिया था। किसने जीता था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कहाँ पे? वो कोचीन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में खोली थी। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? डच एवं अंग्रेजों के मध्य। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वानडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था 1759 में। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था वानडीवास का युद्ध 1760 में। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1609 में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा
अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था कब? 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था कब? 1615 में। जब मुग़ल के दरबार, ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये भी जहांगीर के ही दरबार में आए थे 1609 में, वही व्यापार के बारे में बात करने के लिए। लेकिन जब इनसे दाल नहीं गली तो फिर से सर टॉमस रो को भेजा गया 1615 में, तो इन्होंने दाल गला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था। कब दिया था? 1661 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगाली जो है वो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में कब दिए थे? 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। कब? 1668 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विदेशी कंपनी और उसका स्थापना वर्ष। पहला है विदेशी कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1498 में। दूसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। बात कर लेते हैं युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में। और किस संधि के तहत बंद हुआ? एला सापला की संधि के तहत ये बंद हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच में। इसमें कौन सी संधि हुई? पौंडीचेरी की संधि हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से 1763 के मध्य हुआ। इसमें कौन सी संधि हुई? तो पेरिस की संधि हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल का डिटेल नहीं दिया हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य हुआ। कौन सी संधि हुई? तो मंगलौर की संधि हुई इसमें। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इसमें। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो इस समय गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इसमें कोई भी संधि नहीं हुई। और ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली इस समय गवर्नर जनरल थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत जल्द ही 1K क्रॉस करने वाली है, क्योंकि 990 प्लस सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब में हो चुकी है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी 1K हो जाएगी। और 1K होने के बाद मैं बहुत जल्दी ही लाइव आने वाला हूँ। और कुछ सरप्राइज़ हैं आप लोगों के लिए, वो सरप्राइज़ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।